नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी जगत में। साथियों, हमारी स्वर संधि की कार्यशाला समाप्त हो चुकी है। आज की जो हमारी कार्यशाला है वो व्यंजन संधि पर है, जो कि संधि का दूसरा भेद है। साथियों, तो सीधे सीधे हम चलते हैं संधि की तरफ में। इसकी परिभाषा कहती है कि जब व्यंजन वर्ण से स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का योग हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। जैसे साथियों, सतधन जन, क्या होगा साथियों? सज्जन बनेगा। अभी हम बात करेंगे साथियों कि कैसे यह सज्जन बन रहा है। वाक धन जाल, साथियों वाग जाल। ये साथियों व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आ गया, व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आ गया। अब आगे देखते हैं साथियों, वाक धन ईश, व्यंजन के बाद स्वर वर्ण आया है। अब ये क जो है वो ग बने, ग पे दीर्घ ई का प्रयोग हो जाएगा, वा गी स। यदि साथियों ये स्वर नहीं होता, ये जो ग बनता वो आधा बनता, जैसा कि ऊपर बना हुआ यहाँ जो आधा बना है यहाँ ग। लेकिन जब स्वर होगा, जब स्वर लगेगा व्यंजन पे, तो स्वर जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। स्वर की परिभाषा भी यही है साथियों। स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं और जो व्यंजन वर्ण होता है वो स्वर की सहायता से पूरी तरह उच्चारित होता है। तो ग को पूरा उच्चारित करने के लिए इसमें कोई न कोई स्वर होना चाहिए, और तो प्राय दिखता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है साथियों। तो ये है व्यंजन संधि। जब व्यंजन वर्ण से स्वर अथवा व्यंजन वर्ण का योग हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। साथ मिलने पर जो परिवर्तन, जो विकार होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा साथियों। ठीक है। अब व्यंजन संधि में जो परिवर्तन होते हैं वर्णों के आने का, तो इसके जो क्रम है, हम उस क्रम के साथियों बात कर रहे हैं, देखते हैं। ठीक है साथियों, तो इसमें पहला नियम है साथियों, हम पहले नियम नंबर 1 कह रहा है कि यदि क च ट त और प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर या अंतस्थ वर्ण अर्थात य, र, ल या व अथवा नहीं सकते व में से कोई वर्ण आ जाए तो क या च या ट या त या प अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण हो जाएंगे। यदि
क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण कोई स्वर अंतस्थ वर्ण या य र ल व में से कोई वर्ण आ जाए तो क च ट त प अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात क की जगह पे ग बन जाएगा, च की जगह पे ज बन जाएगा, ट की जगह पे द बन जाएगा, त की जगह पे द बन जाएगा, प की जगह पे ब बन जाएगा। साथियों जरा हम क्रम से इनके उदाहरण को देखते हैं साथियों। जैसे दिक धन जाल, तीसरा वर्ण होता है साथियों, क पहला वर्ण। अब क की जगह पे ग बन जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, दिग जाल। ठीक है, एक और देखते हैं साथियों, वाक धन ईस, स्वर भी आने पे कहा गया है, तो क्या हो जाएगा, वा गीस। आगे साथियों कह रहा है जैसे अच धन अंता, क्या हो जाएगा साथियों, और आया है च बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अजंता। उत धन घाटन, क्या हो जाएगा, अब घ चौथा वर्ण आया तो द में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, उद घाटन। आगे देखिए सट धन आनंद, क्या होगा साथियों, स डा ट है, आपकी मात्रा ड लग जाएगा, सडानन, छ मुख हो जाएगा साथियों। आगे साथियों क्या है, अप धन ज, क्या हो जाएगा, अब ज है प जो है ब बन जाएगा, क्या हो जाएगा, अब्ज। ठीक साथियों, ऐसे ही तत धन अनुसार, क्या हो जाएगा साथियों, अब त के बाद स्वर आ गया तो त द बन जाएगा, त द अ लग जाएगा, पूरा हो जाएगा, फिर त द नु सार, तदनुसार। ठीक है साथियों, एक और देखते हैं, भगवत, भगवत धन भजन, त के बाद चौथा वर्ण है भ, तो क्या हो जाएगा, भगवद भजन, भगवद भजन, भगवद भजन हो जाएगा साथियों। अप धन धी, क्या हो जाएगा, अवधि। ठीक साथियों, तो क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, कोई स्वर आ जाए, अंतस्थ वर्ण आ जाए तो क च ट त प अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण हो जाएंगे साथियों। सब जगह तीसरा वर्ण बना हुआ है साथियों। ठीक है, यही ध्यान देना है हमें। और यहाँ पे ब बना, ठीक है, ये तो रहा पहला नियम साथियों। नियम नंबर 2 कह रहा है यदि क या च या ट या त या प के बाद, कह रहा कि यदि इसके बाद न वर्ण आ जाए अथवा म वर्ण आ जाए, न आ जाए अथवा म वर्ण आ जाए, ठीक है, आए तो क्या होगा साथियों, क च ट त प अपने अपने वर्ग के पंचमाक्षर बन जाएंगे। क्या बनेंगे, क की जगह पे क्या लिखना होगा, अंग लिखना होगा, च की जगह पे ये लिखना होगा, ट की जगह पे लिखा जाएगा, त की जगह पे न लिखा जाएगा, प की जगह पे म लिखा जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। फिर से परिभाषा नियम, क च ट त प के बाद यदि न या म वर्ण आए तो क च ट त प अपने अपने वर्ग के पंचमाक्षर हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, अपने अपने वर्ग के पंचमाक्षर होंगे। क वर्ग का पांचवा अक्षर अंग होता है, च वर्ग का ई होता है, ट वर्ग का र होता है, त वर्ग का न होता है, प वर्ग का म होता है साथियों। तो देखते हैं हम, अब पहला देखते हैं वाक, क के बाद
म या न आ जाए, क्या होगा, म आ गया तो क अपने वर्ग का पांचवा अक्षर बनेगा। अब हम यहाँ लिखते हैं पांचवा अक्षर म, बाकी वैसे ही लिखा जाएगा वांगमय। ठीक साथियों, अब हम देखते हैं सट धन मुख, क्या है साथियों, सड़मुख, सत धन मुख, क्या हो जाएगा साथियों, म तो अपने वर्ग का पांचवा बनेगा तो क्या बनेगा, स न मुख। ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, उत धन मेष, क्या बनेगा साथियों, उन्मेष। ठीक है साथियों, जगत धन नाथ, क्या बनेगा, जगन्नाथ, जगन्नाथ बनेगा साथियों। न की वजह से त न बनेगा, अपने पांचवें वर्ग का बनेगा साथियों, ये ध्यान रखना है। जिस नया म आए जो यहाँ आएगा वो अपने वर्ग का पांचवा ही बनेगा। ठीक है साथियों, अप धन मी, ठीक है, अब प आया है, प के बाद म आया है तो क्या हो जाएगा साथियों, अम्मी। तो ये है साथियों व्यंजन संधि। साथियों व्यंजन संधि का जो हमारा तीसरा नियम है वो यह है कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन, जिसे हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है, म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन यदि आ गया तो व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आ जाए तो जो म है इस म के स्थान पर अनुस्वार अर्थात एक बिंदु ऊपर की तरफ अथवा बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण बना देते हैं। ठीक है, म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए तो म के स्थान पर अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर बना देते हैं। जैसे देख लेते हैं साथियों, अहम धन कार, म के बाद वर्गीय व्यंजन आ गया क। अब या तो हम म का अनुस्वार बनाएंगे, जब अनुस्वार बनेगा तो अनुस्वार हमेशा स्वर पे लगता है, अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर पे लगता है। अब किस स्वर पे लगेगा, आगे बढ़ेगा तो यहाँ क के पास स्वर बाद में है, पहले नहीं है, ह के बाद स्वर है। ठीक है, अब ह के बाद है तो ये अपने से पहले वाले स्वर पे लगेगा साथियों। तो अब यह ह में अ है, ध्यान रखिएगा, तो ह के ऊपर यह अनुस्वार लग जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों अहंकार, अथवा इसे हम लिख सकते हैं साथियों अहंकार। ठीक साथियों, ऐसे ही पम धन च म, अब देखिएगा म की जगह या तो अनुस्वार बना ले या
जो बाद में वर्ण आया है च, इसका पांचवा अक्षर। अगर हम अनुस्वार बनाते हैं तो पंचम इस रूप में हो जाएगा। यदि पांचवा अक्षर से लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे पंचम। बस समझ में आ रही साथियों। अगला है टम धन डन। अब देखिए साथियों, ये ड है, ट वर्ग का वर्ण है, तो या तो हम म के स्थान पे अनुस्वार बना ले अथवा ड वर्ग का अंतिम अक्षर टंडन लिख सकते हैं अथवा टंडन लिख सकते हैं। ठीक साथियों, सम धन तोस, तो म यहाँ त वर्ग का अंतिम अक्षर हाँ न होता है, या तो हम अनुस्वार बना लें, संतोष लिख दें या संतोष लिख दें। ठीक है साथियों, ऐसे ही सम धन पूर्ण, सम धन पूर्ण। अब ये प आ गया, प वर्ग का अंतिम अक्षर म होता है, तो या तो हम इसे अनुस्वार लिख करके ऐसे लिख दें संपूर्ण अथवा संपूर्ण। ठीक साथियों, यह हमेशा ध्यान रखना है। म के बाद कोई वर्गीय व्यंजन आएगा तो म के स्थान पर या तो अनुस्वार बना लेंगे अथवा म के स्थान पर बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर लिख देंगे। साथियों, यही नोट में एक बात याद रखिएगा, यदि इसी म के बाद कोई उष्म व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन आ जाएगा तो म के स्थान पर केवल अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। यानी म के बाद अगर अंतस्थ वर्ण आ जाए या उष्म व्यंजन आ जाए तो म के स्थान पर केवल अनुस्वार बनेगा। साथियों ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां समधनियम क्या होगा साथियों? संयम। क्या होगा? संयम हो जाएगा। समधन रेखा क्या हो जाएगा? संरेखा। समधन लग्न क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, संलग्न। समधन वहन क्या हो जाएगा? संवहन। समधन हार क्या हो जाएगा? बिल्कुल संहार। समधन सय क्या हो जाएगा? संशय। ठीक साथियों, तो म के बाद यदि कोई वर्गीय व्यंजन आ जाए तो म के स्थान पे अनुस्वार कर देंगे अथवा म के बाद आने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर लिख देंगे। यदि इसी म के बाद कोई अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व आ जाए या कोई उष्म व्यंजन श श श ह में से कुछ भी आ जाए तो म के स्थान पर केवल अनुस्वार बनेगा। साथियों, ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है साथियों, अब आगे चलते हैं, अगले नियम की तरफ हम चलते हैं। बस साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे अधिक जरूरी जो इसमें है वो ये है कि नियम को समझ पाना। नियम को समझ पाना वर्तनी की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। कब आधा अक्षर बनेगा और कब उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। अब अगला नियम साथियों कहता है, नियम नंबर 4 है, यदि ह्रस्व स्वर अथवा आ
के बाद 6 वर्ण आ जाए तो संधि के समय 6 के पूर्व च जुड़ जाएगा। है साथियों, यदि ह्रस्व स्वर अथवा कह रहा आ के बाद 6 वर्ण आ जाए तो संधि के समय 6 के पूर्व च जुड़ जाएगा। देख लेते हैं, जैसे पहले इसको बना लेते हैं। कह रहा ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। या कह रहा है कि आ, अगर इनके बाद कह रहा क्या आ जाए? 6 वर्ण आ जाए। ठीक, क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो जब इनमें संधि होगी ये जो है ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और यह भी, बस इनके मध्य क्या बन जाएगा? एक वर्ण जो है इनके मध्य च जुड़ जाएगा। यानी 6 के पहले और मात्रा के बाद च वर्ण जुड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम, स्वधन छंद। अब देखिए साथियों, व में अ है, अ क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। अब अ के बाद और छ के पहले, छ आ गया, अ के बाद छ आ जाए तो कह रहा है कि जब इनमें संधि की जाएगी तो इसके पूर्व हम क्या लिख लेंगे? पहले से ही स्वच्छंद हो गया। कह रहा है कि यदि आ भी रहे उसके बाद छ रहे तो भी क्या है? च जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? आ छा द न। ऐसे ही विधन छेद क्या हो जाएगा? विच्छेद। अनुधन छेद क्या हो जाएगा साथियों? अनुच्छेद। वृक्षधन छाया, वृक्ष छाया हो जाएगा। तो ऐसे ही साथियों आसानी से हम ये कर सकते हैं। सबसे अधिक जरूरी साथियों बस ये समझ लेना कि ह्रस्व स्वर के बाद अथवा आ के बाद छ आ जाए तो छ की जब संधि करेंगे, जब जोड़ करेंगे, मेल करेंगे, योग करेंगे तो छ के पहले क्या बन जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा साथियों। ठीक है। नियम नंबर 5 कि यदि त या द के बाद ल रहे तो त अथवा द का ल तथा न के बाद यदि ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है।
दो नियम है साथियों, ध्यान रखिएगा। पहले हम सूत्र बना लेते हैं इसका। कह रहा है कि यदि त या द के बाद ल रहे तो इन दोनों के स्थान पे भी हम ल बना लेंगे। ये तो हो गया हमारा पहला नियम, यानी जुड़ के यहाँ क्या बनेगा, दित तो ल हो जाएगा। ये हो गया पहला नियम। एक इधर कह रहा है कि यदि न के बाद ल रही तो न का ल तो बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, न का ल बनेगा लेकिन किस रूप में बनेगा, पहले अनुनासिक बनेगा फिर ल बनेगा। अर्थात जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कैसा साथियों, अनुनासिक के साथ बनेगा ये। हम इनके उदाहरण देख लेते हैं साथियों। तत धन लीन, त के बाद ल है, त के बाद ल होगा तो त ल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तल्लीन। अब जब त आधा है तो ल भी आधा ही बनेगा साथियों। उत धन लेख, क्या हो जाएगा साथियों, उल्लेख, उल्लेख। अगला क्या है इसमें, उत धन ला श, क्या हो जाएगा, फिर त का ल बन जाएगा, उल्लास। अब अगला नियम इसमें देखते हैं साथियों, इस नियम के हिसाब से है। एक संधि मिलती है प्राय, वो भी हिंदी में बहुत कम मिलती है साथियों, महान धन लाभ। अब न के स्थान पे हमें अल बनाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, म हा लाभ, महालाभ, तो साथियों महालाभ हो जाएगा। बहुत जरूरी है साथियों, नियम हमेशा ध्यान में रखना कि यदि त द के बाद ल रहे तो त द का ल हो जाएगा, और यदि न के बाद, यदि न के बाद ल रहे तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है, अनुनासिक के साथ ल हो जाता है, अनुनासिक फिर ल बनेगा, यानी पहले से एक ल है, अनुनासिक के साथ ल और ल, अल, ठीक है। तो इस तरह से महान धन लाभ महालाभ हो जाएगा, तब धन लीन तल्लीन हो जाएगा, उद धन लेख उल्लेख हो जाएगा, उद धन लास उल्लास हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अपने अगले नियम की तरफ। हमारा अगला नियम जो है साथियों, नियम नंबर 6, अत्यधिक ध्यान देने योग्य साथियों है। एक साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरा समझा सकें इसे। व्यंजन संधि अत्यंत सरल होती है, कोई कठिनाई नहीं होती। इसका एक नियम कह रहा है, हम नियम लिख दे रहे हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। यह हमारा छठा नियम कह रहा है कि यदि, पहले इसी को देखिएगा, निधि सकार तथा त वर्ग के बाद सकार तथा च वर्ग आ जाए तो सकार तथा त वर्ग का परिवर्तन सकार तथा च वर्ग में हो
जाएगा। अब जरा ये समझने का प्रयास करते हैं साथियों। ये कह रहा है, जिसका हम सूत्र बना रहे हैं, ये कह रहा है कि यदि स आ जाए या त आ जाए या थ आ जाए या द आ जाए या ध आ जाए या न आ जाए, कह रहा कि यदि इसके बाद, ठीक है, कह रहा कि यदि इनके बाद किसका योग कर लिया जाए, स आ जाए या च आ जाए या छ आ जाए या ज आ जाए या झ आ जाए या य आ जाए, तो कह रहा है कि ऊपर वाले का परिवर्तन नीचे वाले के अनुसार हो जाएगा। यानी स का आधा स है तो वो 2 बार स बन जाएगा, ठीक है साथियों। त का च है तो 2 बार च बन जाएगा। थ जो है वो 2 बार बन जाएगा, 2 बार छ बन जाएगा, 2 बार ज बन जाएगा, 2 बार झ बन जाएगा और 2 बार य हो जाएगा। परिवर्तन इस रूप में होगा ऐसा बता रहा है, लेकिन शब्द जो है साथियों इतने अधिक शब्द नहीं मिलते हैं। नियम तो यही कहता है कि यदि स के बाद स रहा तो परिवर्तन स का स में हो जाएगा, त के बाद च रहा तो त में हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, थ के बाद च होगा तो च ही बनेगा, त के बाद यदि छ होगा तो, हाँ ध्यान यही रखना है साथियों। यदि त के बाद स रहा तो च और छ बनता, वो भी कंडीशन दीजिए यही बता देंगे साथियों, ठीक है। तो हम कुछ इसके उदाहरण समझते हैं, उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाएगी समझ पाना। जैसे राम स, संस्कृत शब्द है धन सेते, स के बाद स आ गया, स के बाद स आएगा तो इस रूप में स बनेगा। अब देखिए राम शेते, राम शेते। अब कह रहा है कि उत्धन चारण, उत्धन चारण क्या होगा, अब च है त है तो क्या बना है द्वित्व च का प्रयोग हो जाएगा, उच्चारण। अब देखिए जगत धन छाया, अब त के बाद छ आया, त के बाद छ आया तो च में बदलेगा, त के बाद छ आया तो त किसमें बदलेगा, च में बदलेगा, इसके अनुसार उसके अनुसार बदलेगा ना, तो हो जाएगा जगत छाया, जगत छाया, ठीक साथियों। ऐसे ही सत धन जन, सत धन जन। अब देखिए त के बाद ज आया है, त के बाद ज आया है, ध्यान रखिएगा त के बाद ज आया है तो त का परिवर्तन ज में हो रहा है जबकि च में होना चाहिए, इसकी जैसे यहां हुआ था। लेकिन होता है, नियम इसका है कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा आएगा तो ये अपने वर्ग का पहला बने, तीसरा बनेगा, उसी वर्ग का द के बाद फिर आएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है साथियों, यही ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये भी अभी हम इसे समझा दे रहे हैं साथियों। अब देखिए पहले जानने का इसे प्रयास करिए, ये बना कैसे सज्जन है। त के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा, तो पहले अपने वर्ग का क्या बनेगा, तीसरा बनेगा, धन जन होगा। अब कह रहा कि द के बाद ज रहा तो, द के बाद ज रहा तो इस कंडीशन को ये छू लेगा। 2 बार इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है साथियों। पहला नियम याद करिए, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का, इन त के बाद किसी वर्ग का तीसरा वर्ण रहा तो त अपने वर्ग का तीसरा बनेगा, तो त के करेंगे सद करेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको सदजन लिखाई भी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि द के बाद ज रहा तो द का परिवर्तन ज में हो जाएगा, द के बाद ज रहा तो द का परिवर्तन ज में हो जाएगा साथियों, ठीक है।
इसी में एक नियम, एक संधि और ध्यान रखिएगा, उत धन ज्वल। वर्तनी में बहुत पूछा जाता है, तब पहले द बनेगा, तब पहले क्या है भाई, तीसरा वर्ण यहाँ आ रहा है, तीसरा चौथा आएगा तो पहला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा बनता है। पहले वर्ण के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो पहला वर्ण अपने वर्ग का तीसरा बनेगा, तो उद हो जाएगा। चलिए हम इसे दिखाते हैं साथियों कैसे बनेगा। अब जो पहले नियम को पार करेगा तो पहले ये द बनेगा, धन ज्वल ऐसे ही रह जाएगा। अब इस नियम से द के बाद ज होगा तो द ज बन जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। ठीक है साथियों, क्या बन गया, उज्ज्वल बन गया। ये कंडीशन होती है साथियों, याद रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यही साथियों ध्यान रखिएगा, यदि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है ये, यदि कह रहा है कि त के बाद स आ जाए तो त और स मिलकर के च और छ में परिवर्तन हो जाएगा इनका। जैसे उत धन श्वास, क्या बन जाता साथियों, उच्छ्वास। साथियों उत धन शिष्ट, क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट। सत धन शास्त्र, क्या बन जाएगा, सच्छास्त्र। ठीक है, यदि त के बाद तालव्य श आ गया तो दोनों मिलकर के च और छ बन जाते हैं साथियों, ये आपको ध्यान देना होगा, अत्यंत महत्वपूर्ण है बात। वर्तनी की दृष्टि से हमेशा ध्यान रखिएगा, यही सब सही होंगे साथियों। ठीक है, तो फिर से साथी ध्यान दीजिएगा, यदि स के बाद स रहा तो स में बदल जाएगा, त के बाद च रहा तो च बदल जाएगा। जो पीछे नियम पढ़ाए गए वो नियम भी आपको ध्यान होने चाहिए, क्योंकि ये जो नियम देखिए, सत धन जन, पहले त द बनेगा, फिर द के बाद इस नियम को पाएगा तो इस नियम के साथ वो बदल जाएगा। ठीक है, व्यंजन संधि में साथियों यही होता है, एक के साथ एक दो नियम लगे होते हैं। नंबर जो है वो 7। अब 7 कहता है साथियों कि यदि, बिल्कुल वही है, कह रहा कि यदि सकार तथा त वर्ग के बाद सकार तथा ट वर्ग आ जाए तो, बिल्कुल एकदम सेम नियम उसी तरह से काम करना। चलिए हम जैसे सूत्र लिख देते हैं यहाँ पे, क्या साथियों, सूत्र लिख देते हैं। सूत्र पे ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र बना रहे हैं, इस सूत्र के हिसाब से हमको चला जाएगा। अब वैसे बिल्कुल जैसे उसमें लिखा गया था, दंत स लिखा जाएगा, या त या थ या द या ध या न। कह रहा कि उसके बाद यदि शकार मूर्धन्य श या ट, यानी मूर्धन्य ध्वनियों की बात कर रहा है, ठ या ड या ढ या ड़ रहा तो, अब ये सब रहेंगे, ये इसी के अनुसार परिवर्तन हो जाएंगे, यानी सकार का सकार हो जाएगा। फिर साथियों त का ट हो जाएगा, थ का ठ हो जाएगा, द का ढ हो जाएगा, 2 बार ढ हो जाएगा साथियों, ये ध्यान रखना है। ध का ढ हो जाएगा और न का ड़ हो जाएगा, इस रूप में बन जाएगा जैसे उसमें बन रहा था सेम। तो चूंकि संधि है, जो संधि की अवधारणा है वो संस्कृत भाषा से ली गई है, तो संस्कृत भाषा में शब्द थोड़े हैं, लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की संख्या बहुत कम है। फिर भी साथियों मैं आपको उदाहरण
आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रयास हमारा पूरा होगा कि आपको हम अच्छे से अच्छी तरीके से समझा सके, बता सके। अब देखिए साथियों, वृहद धन टिका, त के बाद ट आया है तो त का परिवर्तन ट में होगा, यानी एक ट और बढ़ जाएगा। टिका, बृहद टिका। ठीक साथियों, पत धन टी क्या हो जाएगा? पट्टी। अगला है साथियों, उत धन ड य न। अब साथियों देखिएगा, जब पहले वर्ण के बाद कोई तीसरा आता है तो पहला वर्ण अपने वर्ग का पहले क्या बनेगा? तीसरा बनेगा। लिख दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, पहले नियम से बिल्कुल चलेगा। उद धन ड य न। अब देखिएगा, कह रहा कि द के बाद ड रहा तो द, अब द के बाद नियम को पालन किया तो ये ड बन जाएगा, उड्डयन, उड्डयन। ठीक है साथियों, हाँ बस ऐसे ध्यान देना है। चत धन ढा। अब देखिए फिर इसी नियम से, तो चौथा होगा तब भी तो अपने वर्ग का तीसरा बनेगा। धन ढा क्या हो जाएगा? अब तीसरा आएगा ढ के बाद, तो अब द के बाद ढ आएगा तब भी द ड नहीं बदलेगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? चड्ढा। महत धन ड़ कार क्या हो जाएगा साथियों? हाँ बिल्कुल, महड़ कार, महड़ कार हो जाएगा। द्रस धन टा, सॉरी साथियों, टा नहीं ता होगा। ठीक है, अब देखिएगा, त के बाद आए या ऊपर नीचे आए, ठीक है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये स जो है वो इसको परिवर्तित कर देगा, ये टा में हो जाएगा, दृष्टा। ये रहा साथियों सकार का त वर्ग के बाद यदि सकार या ट वर्ग आ जाए तो स का स, त का ट, थ का ठ, द का ड, इस रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है। त वर्ग का मतलब क्या होता है? सकार मतलब मूर्धन्य श, ट वर्ग मतलब मूर्धन्य वर्गीय व्यंजन। ठीक है, सकार मतलब जिसे हम दंत स, छोटा स कहते हैं। ठीक है साथियों, त वर्ग मतलब त थ द ध न। ये बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, ये नियम, ये सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। यदि वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाए, साथियों ध्यान दीजिएगा, 8वां नियम कह रहा है कि वर्गीय व्यंजन के अंतिम वर्ण को छोड़कर शेष वर्णों के बाद ह आए तो वर्गीय व्यंजन अपने वर्ग का तीसरा वर्ण तथा ह उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। ठीक साथियों, आइए देखते हैं इसके सूत्र को, हम विस्तार करते हैं सूत्र का।
कह रहा है कि यदि वर्गीय व्यंजन के अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाए, अंग ई र न म को छोड़ दिया जाए, शेष वर्णों के बाद यदि ह आ गया, जैसे हम सूत्र का विस्तार कर रहे हैं, क ख ग या घ के बाद यदि ह आ गया, ऐसे ही हम एक दो उदाहरण बताएंगे साथियों। ऐसे ही च छ ज झ के बाद यदि ह आ जाए, फिर ट ठ ड ध के बाद यदि ह आ जाए, फिर कह रहा है त थ द ध के बाद यदि ह आ जाए, अथवा कह रहा है कि प फ ब भ के बाद यदि ह आ जाए, तो क ख ग अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी क्या बनेंगे, ग बनेंगे। हम यहाँ लिख रहे साथियों, मिटा करके यहाँ लिखेंगे, ये जो है ये ग बन जाएगा, और ह क्या बन जाएगा साथियों, इसी वर्ग का चौथा वर्ण बन जाएगा। क ख ग घ में से करें कि ये जिस वर्ग के होंगे उसी वर्ग का तीसरा, और ह उसी वर्ग का चौथा बन जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ ज बनेगा और फिर झ बनेगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहां ड बनेगा और ढ बनेगा। यहां कह रहा है तीसरा द बनेगा और फिर ध बनेगा। यहां भी सेम कंडीशन ब बनेगा और भ बनेगा। हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। वर्गों के अंतिम व्यंजन को छोड़ करके यदि क ख ग घ या छ छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ में के बाद यदि ह आया, तो जो वर्गीय व्यंजन आया होगा वह अपने वर्ग का तीसरा और ह उसी वर्ग का चौथा बनेगा। ये ध्यान रखना है साथियों। चलिए हम आपको दिखाते हैं अभी इसके कुछ उदाहरण। वाक धन ह री। चलिए क ख ग घ में से क आया है, अब क के स्थान पे हमें क्या लिखना है, ग लिखना है। वाग धन, अब कह रहा है कि यदि ह आएगा तो जिस वर्ग का पहले आए होंगे उसी वर्ग का चौथा, ह के जगह घ लिखेंगे। हो गया। अब इसे हम फिर से जोड़ लेते हैं, क्या बन जाएगा, वाघरी। ठीक है साथियों, ये हो गया हमारा बिल्कुल सही। अब ऐसे ही साथियों उत धन हार क्या हो जाएगा साथियों, त की जगह द बनेगा, ध की जगह ठी, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, या तो हम ऐसे लिखे या फिर उद्धार। ठीक है साथियों। उसके बाद तत् धन हित क्या हो जाएगा साथियों, तद्धित ऐसे लिख सकते हैं, अथवा हाँ प्रत्यय पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय पढ़ा जाता है साथियों, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा नियम, ये हमारे नियम की कंडीशन है साथियों, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, तीसरा चौथा बनेगा एक साथ, यही है व्यंजन संधि और इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी साथियों। अन्य के उदाहरण नहीं दिखते हैं, जो उदाहरण दिखते हैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं, आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब साथियों अगला नियम है हमारा एक, वो बड़ा ही सरल बड़ा ही आसान नियम है, हम इसे मिटा रहे हैं साथियों। साथियों पुनः कह रहे हैं कि संधि यदि आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और पुनः रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि संधि को समझने के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। नियम नंबर 9, नियम नंबर 9 कह रहा है साथियों कि यदि री आ जाए,
र आ जाए या स, कौन सा स है? मूर्धन्य स के बाद न, न मतलब वर्ण आए तो न का अड़ हो जाता है, हो जाता है। साथ ही वर्णों के मध्य च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, स तथा स नहीं होने चाहिए। री र स के बाद यदि न आया, री र स के बाद यदि न आया तो न का ड़ हो जाएगा। कह रहा लेकिन साथ में वर्णों के मध्य, इन दोनों वर्णों के मध्य च वर्ग का, त वर्ग का, ट वर्ग का या तालव्य स या दंत स में से कोई वर्ण नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के रूप में हम साथियों देख लेते हैं। परि, धन, नाम। अब देखिए साथियों, र के बाद, ठीक है साथियों, र के बाद क्या आया है? न आया है, न र है, न है, र और न का योग हो रहा है, लेकिन इसके बीच में ई आया है तो ई की चर्चा नहीं किया है इसने, स्वर की बात ही नहीं किया है। अब यह जो न है वो किसमें बदल जाएगा? अड़ में बदल जाएगा। परिणाम। तो परिणाम का जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन नाम होगा साथियों, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रधन मान, ठीक है। अब देखिए बीच में म आया है, बाद में न है, प्र र लगा है और न लगा है, बीच में म आया है। यहाँ म की भी बात नहीं किया, त च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग की बात किया है। तो बीच में र और न के बीच में क्या है? पहले बेटा न और र और न के बीच में म और आ की मात्रा है, तो स्वर की तो बात ही नहीं किया है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्रमाण। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये गलत होने में समय नहीं लगेगा साथियों। री धन न, ये क्या होगा? हाँ ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ मध्य कोई है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पुर धन न, क्या हो जाएगा? हाँ र के बाद न तो ये बन जाएगा बिल्कुल पूर्ण। ठीक है साथियों, इस तरह से आसानी से हम इसका कर सकते हैं साथियों। भूस धन अन, क्या हो जाएगा? भूषण, न नहीं होगा, भूषण हो जाएगा साथियों। ठीक है, और क्या है? विष धन नु, क्या हो जाएगा? हाँ बहुत सही, विष्णु हो जाएगा साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नियम नंबर 10 कह रहा है साथियों, 10 नियम आपको हम बता रहे हैं। ये कह रहा है कि यदि स के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ह्रस्व स्वर में ई अथवा उ आ जाए, आए तो स का स हो जाएगा। ठीक है साथियों, स का स हो जाएगा। ये देखते हैं, अर्थात कहने का मतलब इसके नियम का ये है कि यदि ये ह्रस्व ई आ जाए या उ आ जाए, बाद में स आ जाए, क्या आ जाए? स आ जाए, तो इसमें क्या होगा कि ह्रस्व ई उ बिल्कुल वैसे ही रहेगा और जो स है ये
मूर्धन्य स में बदल जाएगा। ये इसका फार्मूला है। चलिए देखते हैं। अभी धन सेक निधन सेध विधन सम अनुधन संगी सुधन समा। तो अब ह्रस्व ई या उ आया है, जहां जहां दंत स है तहां तहां आपको केवल वहां पर क्या करना है, मूर्धन्य श बना देना है और कोई परिवर्तन नहीं करना है। अभिधन, अब यहां हमें अभिधन शेक, अभिषेक, निधन सेध का निषेध, विधर्षम विषम, अनुषंगी सुषमा। तो ये परिवर्तन रहा। तो पुनः एक बार साथियों नियम आपको व्यंजन संधि, पुनः एक बार आपसे बता रहे हैं कि 10 नियम आज आपको हमने पढ़ाया व्यंजन संधि में। 10 नियम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ध्यान पूर्वक इन्हें आप पूरा वीडियोस देखिएगा। जहां भी आपको लगे कि ये दिक्कत हुई, कठिनाई हुई, तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आशा करते हैं खास करके यूपीपी के साथियों के लिए, जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिएगा साथियों, और अपने दोस्त मित्र साथियों तक भी इसे शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।